तो इसमें हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी के लिए सरकार क्या लेकर आई थी? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसके अंदर सरकार ने ये कहा था कि हम 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, और इसी के साथ साथ 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 6 लाख जॉब्स ये क्रिएट करेगा। इसी के साथ साथ 1 लाख करोड़ रुपए तक का जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट है उसको हम सब वो करेंगे, मतलब उसका ऑल्टरनेट लेकर आएंगे, तो ये बचाएगा 1 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट। इसी के साथ साथ 50 मिलियन मेट्रिक टन एनुअल ग्रीन हाउस एमिशन जो है उसको हम कम कर देंगे। अब चलते हैं आगे न्यूक्लियर एनर्जी में। तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए अभी ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने कहा कि हम भारत स्मॉल रिएक्टर बनाएंगे। स्मॉल रिएक्टर मतलब एक छोटे डिस्ट्रिक्ट के लिए या फिर एक छोटे शहर के लिए ये सूटेबल है। नहीं तो भारत की जो न्यूक्लियर रिएक्टर है भाई, वो तो एकड़ों में फैले हुए हैं। ये कह रहे हैं छोटे से एरिया में बना देंगे, और ये पहला स्टेप होता है टुवर्ड्स अचीविंग द फीट ऑफ हैविंग अ स्मॉल मॉलिक्यूलर रिएक्टर। अब बात आती है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है? मॉलिक्यूलर बोल दिया शायद। मॉड्यूलर रिएक्टर का मतलब ये होता है प्लग एंड प्ले वाला। ठीक है, ये किसने अचीव कर लिया? यूएसए के पास है भाई ये। इसमें ऐसा है कि तुम यूएसए को बोलो हमको एक रिएक्टर चाहिए, उसकी कंपनी बहुत सारे कंपोनेंट्स तुमको भेज देगी, और उनके इंजीनियर आएंगे, फिट करके चले जाएंगे, और तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार। देख रहे हो? तो इसमें क्या होगा कि इंडस्ट्री में ही सब कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन भारत जो बनाता है वो कैसे बनाता है? पहले ज़मीन लेगा, फिर क्लियरेंसेस लेगा, फिर एक एक ब्रिक बाय ब्रिक बनता है। तो ये टक करके बनता है, जल्दी बनता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि करंट रेगुलेटरी लैंडस्केप क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1962 का, वो ये कहता है कि पूरा का पूरा जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो भी होगा उसकी एक्सक्लूसिव अथॉरिटी किसके पास होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। मान लो कल कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाता है, तो एक एक्ट है जिसका नाम है सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, जो कि कहता है कि एक ऑपरेटर लाइबिलिटी होगी, 1500 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ भाई भारत के पास यूरेनियम हमेशा तो अवेलेबल नहीं होगा, तो हमें बाहर से यूरेनियम चाहिए। तो हमने इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट करा था 2008 में, मनमोहन सिंह जी ने ये करा था। ठीक है, और इसके नीचे हमने हमने ये कहा कि भारत के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल आ सकता है, अमेरिका ने अलाउ कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे अमेरिका ने ये कहा कि जो तुम्हारे सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स होंगे वो आईएईए के सेफगार्ड के नीचे आएंगे, मतलब वो आके इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है, वो सबकी करते हैं। लेकिन फिर अमेरिका ने कहा नॉन प्लोरिफरेशन ट्रीटी को साइन करना पड़ेगा। इंडिया ने कहा भग हम नहीं कर रहे। नॉन प्लोरिफरेशन ट्रीटी ये कहती है कि वो पावर्स जिन्होंने जो न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर लिया था एक टाइम से पहले, बस वही न्यूक्लियर पावर्स हैं। बाकी सब जगह पे प्लोरिफरेशन हुई है, उन्होंने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करी है। ठीक है, इंडिया कहता है अमेरिका को कि तू क्या है हम नहीं करेंगे। ठीक है, कि हम नहीं करेंगे नॉन प्लोरिफरेशन ट्रीटी। अब बात आती है कि न्यूक्लियर एनर्जी का एडवांटेज क्या है? भाई ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत कम होता है, हाई एनर्जी आउटपुट है। कहते हैं कि जितना एक पैलेट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल की एक पैलेट करती है, उतना ही 1 टन ऑफ कोल भी करता है। देख रहे हो? 1 टन ऑफ कोल, एक पैलेट मतलब एक टैबलेट, जो पैरासिटामोल की टैबलेट होती है उतनी छोटी। इसी के साथ साथ यहाँ पे लिखा है कि ये एक रिलायबल पावर सप्लाई है। भाई ये साल के इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर या फिर कैसा, मतलब बाहर कैसा सिचुएशन है उसका फ़र्क नहीं पड़ता, न्यूक्लियर पावर प्लांट चलते रहते हैं। इसी के साथ साथ भाई रिड्यूसेस फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस, और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इसका बहुत ज़्यादा है कि आज हम लगाएंगे मान लीजिए न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर, कल थोरियम लगाएंगे, और परसों न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर भी लगा सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है? रेडियो एक्टिव वेस्ट भाई सबसे डेडली, और इसी के साथ साथ एक्सीडेंट। चेरनोबिल में मैन मेड एक्सीडेंट हो गया था, फुकुशिमा में नेचुरल। कि फुकुशिमा में सुनामी आई, तोड़ के चली गई, तो वहाँ पे थोड़ा सा नाटक हुआ। फिर फुकुशिमा को इन लोगों ने अबेंडन कर दिया, उसके आसपास कोई नहीं रहता था। चेरनोबिल में क्या हुआ था? चेन रिएक्शन होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर फिजन में। तो वो चेन रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और न्यूक्लियर कोर ही मेल्ट हो गई, और उसकी वजह से पूरी रेडिएशन फैल गई भाई। ये कहते हैं कि दिस इज द वर्स्ट मैन मेड डिजास्टर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई होती है, न्यूक्लियर प्लोरिफरेशन होगी। AQ खान एक बेवकूफ़ था पाकिस्तान का, उसने क्या करा, उसने जो पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो उसको मिली या उसने डेवलप करी, उसने इसको कहते हैं कि ईरान को दे दी। ठीक है, इसने इसको किसको दे दी? ईरान को दे दी। और यही वो आदमी था जिसने इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को किसको दिया? ही इज़ द गाय हु गेव दिस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू नॉर्थ कोरिया ऑल्सो, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, हाइब्रिड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है? कि दो रिन्यूएबल एनर्जी लो और दोनों को लगाओ। कि आपके पास एक ज़मीन है, तो तुमने ग्राउंड पे लगा दिए सोलर पावर और खड़ी कर दिए ऐसे विंड मिल।
तो आपको दोनों एनर्जी मिलती रहेंगी कि जब जब बारिशें आएंगी तो हवा भी आती है ना, तो उसमें विंड घूम जाएगी, विंड मिल घूम जाएगी। और सोलर से तो जब सनी टाइम होगा तो वो भी चलती रहेगी। अब बात आती है शेल गैस की। इसने अमेरिका की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म ही कर दिया भाई, शेल गैस ने। कैसे? अमेरिका को शेल मिलती है सबसे पहले इस रीजन में, और अमेरिका कहता है अरे ये जलती है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पेट्रोलियम इंपोर्ट ओपेक से नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यूएसए शेल बूम हैज़ रिड्यूस्ड इट्स रिलायंस ऑन ओपेक एंड रीशेप्ड ग्लोबल एनर्जी ट्रेड पैटर्न्स। तो अब इंडिया भी शुरू हो गई, बोलती है, इंडिया कहती है भाई हमको भी इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, तो हम सोच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तो सोच रहे हैं। तो ये बेसिकली इंडिया के अंदर मिलने वाली शेल गैस की लोकेशन है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिखता है? हियर यू विल सी कि, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हाँ। यहाँ पे हमको क्या दिखता है? हमको दिखता है कि भाई सबसे बढ़िया, अगर आसाम में ये कहते हैं कि एनर्जी नहीं पहुँच रही, बिजली नहीं पहुँच रही, तो शेल गैस से बना लो। भारत बनाता है 6 से 8% एनर्जी जो है हमारी गैस से बनती है, ठीक है। नेचुरल गैस से बनती है, गैस से बनती है 6 से 8% एनर्जी। 2% एनर्जी किससे बनती है? न्यूक्लियर से बनती है। गंगा का बेसन है, गल्फ ऑफ कैम्बे में है। कावेरी कृष्णा गोदावरी बेसन, कावेरी बेसन, और इसी के साथ साथ दामोदर वैली। तो इसको याद कर लो, कैम्बे, गंगा बेसन, आसाम पूरा, आसाम मतलब नॉर्थ ईस्ट पूरा, फिर उसके बाद दामोदर दामोदर वैली, फिर उसके बाद कृष्णा गोदावरी बेसन, कावेरी बेसन। इसको याद करो, फिंगर टिप पे रखो, आगे चलते हैं। ठीक है, शेल गैस का समझ में आ गया, यूपीएससी का क्वेश्चन भी आएगा इसके ऊपर। तो बस वही है कि शेल गैस जो होती है वो सस्ती होती है। शेल गैस को निकालने के लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, इसको कहते हैं हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी जो है, ये भारत के पास इतनी मतलब हायर लेवल पे नहीं जितनी अमेरिका के पास है। इसलिए क्या होगा, जहाँ पे भी हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग होगी वहाँ पे ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन और मीथेन एमिशन और सिस्मिक एक्टिविटी के बहुत चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम शेल गैस को कॉर्नर्स में करते हैं, भारत के एकदम एजिस में करते हैं, कहीं पे बीच में नहीं करते। क्या होगा, मान लीजिए कि ये एक शेल गैस का रिजर्व है ज़मीन के नीचे, और इसमें हमने भर दी पूरी की पूरी शेल गैस। ये लो, ये शेल गैस भर दी मैंने, ठीक है, ये शेल गैस हो गई, ये हो गई शेल गैस। अब क्या हुआ, हमने हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करी और यहाँ से ऐसे पंप लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ से मतलब ग्राउंड पे शेल गैस जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है। एक टाइम पे ये ख़त्म हो जाएगा तो ये अंदर से सिलेंडर एकदम खाली हो जाएगा, है ना। दिस विल बी एम्प्टी। तो अब क्या हुआ, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग से हमने पूरी शेल गैस निकाल ली है, खाली हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे हमने क्योंकि फ्रैक्चरिंग करी है तो यहाँ पे पूरी दरारें आ जाएंगी, पूरी की पूरी रॉक में, और ये रॉक अंदर गिर जाएगी और ऊपर जो भी बना होगा सारा का सारा धंस जाएगा। तो शेल गैस का एक ये भी दिक्कत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो इसलिए क्या करते हैं, ये शेल गैस निकालने के बाद इसको भर देते हैं। किससे भरेंगे? कंक्रीट से भर देंगे, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा मटेरियल जो थोड़ा वाटरी हो और कंक्रीट हो, उससे भर देते हैं ताकि ज़मीन नीचे धंसे नहीं। चलिए आगे देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी चैलेंजेस क्या हैं। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, भाई इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल बैरियर है, इतनी हाई कॉस्ट होती है इन सब चीज़ों की, है ना। उसको एक्सप्लोर करना, मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कैसे निकालेगा शेल गैस, मतलब तुक्केबाजी से तो निकलेगी, है ना। तो वो सारी चीज़ें, मतलब वो वैसे होता है ना, अजम्पशंस के बेसिस पे उनको होल करके निकालना पड़ेगा, जगह जगह पे हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग कर रहे हो, है ना। तो इसलिए हाई कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स भी हैं। अब बात आती है कि गैस बेस्ड इकोनॉमी, ये हमारा एक सपना है कि हम चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी गैस बेस्ड हो। अभी मतलब कोल से हट के थोड़ा सा मतलब गैस पे जाएं। और क्या हम गैस किस लिए यूज़ करते हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, नेचुरल गैस। भारत जो है, नेचुरल गैस इन द एनर्जी मिक्स, मतलब एनर्जी जनरेट करने के लिए 6% इस्तेमाल होती है। हमारा टारगेट है कि इसको 15% करना है बाय 2030। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि भारत के पास उतनी नेचुरल गैस भी नहीं है। भारत अपनी 50% जो नेचुरल गैस है या एलएनजी जो है, वो मंगाता है एक ही जगह से, जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कुछ ऐसा है ना, मान लीजिए कि, मानना ही पड़ेगा, डायग्राम तो इतना अच्छा नहीं है। मान लो ये ईरान है, ये पाकिस्तान है, फिर उसके बाद ये अपना इंडिया स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पे ऐसे अगर मैं कर दूँ तो ये सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे कर दिया तो ये ओमान है, ये यमन है, ये सऊदी अरेबिया, यहीं पे कतर, बहरीन, वो सब मिल जाएगा। इंडिया का रफली 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 क्या मतलब, इंडिया का 50% जो नेचुरल गैस है वो यहाँ से आती है। अभी लड़ाई हो गई थी ईरान की और सऊदी अरेबिया, और मतलब ये अरेबियन पेनिनसुला वाली कंट्रीज़ की।
क्यों? क्योंकि ईरान यहाँ से गैसेस नेचुरल गैस निकाल के एक्सपोर्ट करना चाहता था, और ये कह रहे थे कि ये कॉमन है, तो पहले हम फार्मूला बनाएंगे कैसे डिवाइड होगा, उसके बाद तुम निकालना। तो ईरान कहता है कि भाई मैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ही चोक कर दूंगा। तो इंडिया बोलती है भाई हम फालतू में पिट जाएंगे। तो इसीलिए अगर हम नेचुरल गैस भी लेते हैं तो उसमें भी हमारी डिपेंडेंसी है। लेकिन फ़ायदा क्या होता है, नेचुरल गैस जो होती है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है। भारत में ऑलरेडी ये कुकिंग के लिए तो यूज़ होती है, और इलेक्ट्रिक पर्पसेस में हमारे पास एक्सपीरियंस है। नेचुरल गैस जो है वो सेफ़ है और अबंडेंटली इस्तेमाल होती है। सेफ़ क्यों है भाई? जैसे मान लो पेट्रोल का टैंकर है, उसमें आग लग गई तो गया। लेकिन नेचुरल गैस अगर लीक हो गई तो हवा में उड़ जाएगी, बिकॉज नेचुरल गैस इज लाइटर देन एयर, बिकॉज इट इज़ लाइटर देन एयर। ठीक है, इट इज़ लाइटर देन एयर। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? क्वांटिटी भारत में है नहीं, तो एक इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। इसी के साथ साथ भाई हाईली कंबस्टेबल है, तिल्ली लगाओ और फिर देखो कितनी आग पकड़ता है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। इसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी ही। और इसको प्रोसेस करना, नेचुरल गैस जो होती है ना, इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो इसको आपको प्रोसेस करना पड़ता है धीरे 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 धीरे, एक एक मतलब गर्म करो गैस को, फिर लिक्विफाई करो, फिर एक एक गैस निकलेगी, वो कंडेंस होगी, ऐसे करके करके फाइनली जाके हमारे पास एक प्योर गैस बनती है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, है ना। तो बट इसकी एडवांटेज क्या है? नेचुरल गैस इज़ ईज़ी टू डिलीवर। कभी इमेजिन कर सकते हो तुम्हारे घर पे पानी पेट्रोल पेट्रोल जो है वो पाइप से आ रहा हो? नहीं। लेकिन नेचुरल गैस पाइप से आती है। जैसे जितना मेरा ख्याल है, मुंबई के अंदर मुंबई के अंदर जो पाइप्स हैं, मतलब पाइपलाइन से ही घर पे नेचुरल गैस आती है, मतलब एलपीजी पाइप से ही आता है ना। तो वैसे करके पाइप से आराम से भेज सकते हैं। इसकी लीकेज होती है भाई, फ्लूइड को पुश करना पड़ता है। नेचुरल गैस तो फ्लोट करती है ना, तो कम प्रेशर से दूर तक भेज सकते हैं। चलिए, मेजर सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन देखते हैं भारत में। थर्मल पावर हम 69%। ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक 24%। न्यूक्लियर पावर 2%। टारगेट 100 गीगावाट का टारगेट रखे हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है कि प्रॉब्लम्स विद द पावर सेक्टर क्या है? पावर सप्लाई ही कम है। रूरल एरियाज़ को तो हम भूल ही गए। ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी सी खस्ता हालत में है। डिस्कॉम्स जो है, इनके ऊपर इतना ज़्यादा डेप्ट है कि भाई ये बैठ ही गई हैं। ये डेप्ट क्यों है? डिस्कॉम क्या करती है ना, मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है बिजली का, उससे बिजली खरीदेगी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम, और आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इलेक्शन आ गए, सरकारी डिस्कॉम में सरकार बोलेगी कि सबका बिजली का बिल माफ़। डिस्कॉम ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप पैसे बिल एक्सपेक्ट कर रही थी, बिल ही नहीं आएगा, तो डिस्कॉम डेप्ट में चली जाएगी। ठीक है। स्पेशली इन द ग्रीन बेल्ट जहाँ पे फार्मिंग बहुत होती है, वहाँ तो डिस्कॉम्स का बुरा हालत है। इसी के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन करने के लिए ग्रिड की स्टेबिलिटी ज़रूरी है। इंटरमिटेंसी को मैनेज करना, मतलब जैसे होगा ना कि सन नहीं है, मान लो कि सन सुबह बहुत ज़्यादा है तो बहुत बिजली बनेगी। सन धीरे 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 वीक होता जाएगा, तो उतना ग्रिड में वो होना चाहिए ना, कि उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब ऑल्टरनेटिंग इनपुट को वो मैनेज कर सके ग्रिड पे। पावर से कोल का क्या है भाई, एक ही कोल जलाते जाओ, एक लेवल पे रखते जाओ तो उतनी बिजली जाती जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमको इंटेलिजेंट सिस्टम्स लगाने पड़ते हैं। इसी के साथ साथ ये कह रहे हैं एनर्जी एक्सेस इन रूरल एरिया तो प्रॉब्लम है ही, और इन्वायरमेंटल कंसर्न है ही, क्योंकि कोल, एक तो कोल से 69 आ रही है और वो हैवी इनएफिशिएंट है एकदम। करना क्या है? डिस्कॉम्स को ठीक करने के लिए एक उदय स्कीम आई थी। ठीक है, उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, इसको लगा लो। फिर इसी के साथ साथ एफडीआई लेकर आते हैं इसके अंदर, ये कह रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के थ्रू हमारा जो ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम बूस्ट करते हैं, और हमारी जो ग्रिड है उसको स्मार्ट बनाते हैं बाय नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन। यही करना है और कुछ नहीं करना। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एन में पैसा डालेगी, तो सरकार कुछ भी करे अपना पैसा तो नहीं डुबाएगी, तो तुम्हारा भी नहीं डूबेगा, तो इसलिए बहुत लोग आते हैं पैसा लेके। आगे चलते हैं। द सेम थिंग इज रिटर्न हियर, देख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रिन्यूएबल, है ना। सेम चीज़ लिखी है। लिथियम रिजर्व्स की बात करते हैं। भारत में दो जगह लिथियम रिजर्व्स मिले, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब ये मिला था तो पूरा इंडिया खुश हो गया था। ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और मंड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ कि पहला बैच हमने निकाल दिया। क्यों? हिमालयाज फ्रजाइल हैं, और मंड्या डिस्ट्रिक्ट में बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का चांस है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, या एयर पॉल्यूशन हो। इसी के साथ साथ रिवर सिस्टम पे भी होगा। अगर हम जम्मू कश्मीर में माइनिंग करते हैं तो उसके आसपास की नदी में केमिकल या फिर वो माइनिंग का मटेरियल जाएगा, और वो फिर पाकिस्तान में जाएगा, पंजाब में जाएगा, तो दोनों जगह पे नाटक हो सकता है। तो इसीलिए अभी हमारे पास इतनी
इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वो लिथियम को एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल कर सकें। फिर इसके बाद क्या हुआ? चाइना ने नाटक कर दिया। चाइना कहती है हम रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई को पूरा रेगुलेट एकदम दबदबा में रखेंगे, और अगर तुमको हमसे रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए तो तुमको हमको ये भी बताना पड़ेगा कि ये रेयर अर्थ मटेरियल तुम कहाँ यूज़ करोगे। तो फिर वहीं से क्रिटिकल मिनरल्स की बात शुरू हुई। ये मिनरल्स कौन से होते हैं? ये मिनरल्स वो होते हैं विच आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। मतलब यही इसकी डेफिनेशन है। व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स? मिनरल्स विच आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है। अब क्या हुआ? इनकी लैक ऑफ अवेलेबिलिटी है, तो और इसकी जो कंसंट्रेशन है कुछ जगहों पर है, इसलिए सरकार को क्या करना पड़ा? ये हमको निकालना पड़ा नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। अब बात आती है कि भाई हमने इसके लिए क्या क्या कर लिया, है ना? बेसिकली डोमेस्टिक लेवल पे हम क्या कर रहे हैं? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लार्ज स्केल पे एक्सप्लोरेशन कर रहा है, स्पेशली फॉर लिथियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। जो लिथियम रिजर्व्स मिले भी हैं हमको रियासी जम्मू कश्मीर में, और हमने स्ट्रेटेजिक मिनरल रिजर्व्स ये बनाया है। इसका मतलब क्या होगा? जो क्रिटिकल मिनरल्स है लाइक लिथियम एंड कोबाल्ट, इसकी एक रिजर्व बना के रखेंगे कि पूरे भारत में ये अवेलेबल होने चाहिए, तो एक रिजर्व बना ली। इसी के साथ साथ हम अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ के साथ एंगेजमेंट भी कर रहे हैं, जैसे कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की है, और ये क्रिटिकल मिनरल माइंस को ग्लोबली एक्वायर करती है और वहाँ से प्रोड्यूस करती है और इंडिया में लेकर आती है। उनको पैसे देते हैं ऑफ कोर्स, फ्री में नहीं। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप हम लेकर आए कि अमेरिका और इंडिया, मतलब यूएस लेड इनिशिएटिव है, जो कि ये कहता है कि यूएस के इस इनिशिएटिव में आप आओ और आपकी मिनरल की सिक्योरिटी यूएस करेगा। मतलब बेसिकली प्रेशराइज करने के लिए चाइना को कि भाई वो जो मिनरल्स हैं उनको वेपनाइज नहीं कर सकता रेयर अर्थ एलिमेंट को। ठीक है। तो ये सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, आप देख सकते हो। फिर इसके बाद आगे चलते हैं बायोफ्यूल। बायोफ्यूल क्या है भाई? हमें पता होना चाहिए। फ्यूल्स हैं विच आर सोर्स्ड फ्रॉम प्लांट्स, एल्गेस और एनिमल वेस्ट, बस यही है बायोफ्यूल। प्लांट्स, एनिमल्स एंड एल्गे से जब हम फ्यूल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे बायोफ्यूल कहते हैं। ठीक है। बायोफ्यूल हम कहाँ पे देखते हैं? हम देखते हैं कि भारत ने टारगेट रखा था कि हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे तो बायो इथेनॉल। इन द सेम वे 5% बायोडीजल की ब्लेंडिंग होगी डीजल में, तो बायोडीजल। अब हमें ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पता होना चाहिए, सबका नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा। जैसे कि बायो एथेनॉल है, ये कहाँ से बनेगी? शुगर केन से, कॉर्न से। लेकिन बायोडीजल किसकी बनती है? फैट्स की, और एनिमल फैट की और वेजिटेबल ऑयल की। किससे बनती है? इससे बनती है ट्रांसेस्ट्रिफिकेशन। तो आपको एग्जाम में यूपीएससी प्रीलिम में पूछ सकता है कि ट्रांसेस्ट्रिफिकेशन किसके लिए, तो बोलना बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। आगे चलते हैं। फिर बायोगैस, बायो सीएनजी। सीएनजी क्या है? मीथेन होती है। तो 95% जो, मतलब बेसिकली आप क्या करो, कुछ भी कूड़े कचरे को लो, उसको दबा दो और उसमें ऑक्सीजन मत जाने दो, और फिर एक पाइप लगा दो, उससे मीथेन निकलेगी। उस मीथेन को थोड़ा प्योर कर दो, वो बायो सीएनजी बन गई। ठीक है। बायो ब्यूटेनॉल, बायो जेट फ्यूल, बायो रिन्यूएबल डीजल, बायोचार, बायो मेथनॉल, वही उसी को मतलब आगे आगे और रिफाइन करते जा रहे हैं। एडवांटेजेस क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी है। भारत में कितना ज़्यादा बायो, मतलब कितना ज़्यादा आपको मिल जाएगा ना, जो रॉ मटेरियल है वो मिल जाएगा। इसी के साथ साथ ये रूरल इकोनॉमी को पुश करेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल्स लाइक ग्रेन, शुगर, ऑयल सीड, है ना, ये सारे के सारे बायो फ्यूल में बना सकते हैं, तो रूरल इकोनॉमी से इसको रियल पुश मिल सकता है। इन्वायरमेंटल गेंस भी हैं, बिकॉज ये बहुत कम CO2 रिलीज़ करती है। इसी के साथ साथ कंपैटिबिलिटी फैक्टर भी है। ये कह रहे हैं कि बायो एथेनॉल हो या बायो डीजल हो, एग्जिस्टिंग पेट्रोल एंड एग्जिस्टिंग डीजल में मिक्स कर सकते हैं, बनाओ और डालो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। दिक्कत क्या है? फूड वर्सेस फ्यूल का डिबेट है कि अगर तुम बायो एथेनॉल और बायो डीजल बनाने लगोगे, और क्योंकि ये तो ऑफकोर्स फूड से तो महंगे होंगे, कोई ऐसा, क्योंकि फूड तो कोर है ना, फूड को सस्ता होना पड़ेगा, है ना। तो लोग क्या करेंगे, जो आप ग्रेन्स उगाएंगे और जाके इंडस्ट्री को दे आएंगे। ठीक है। तो इसलिए फूड वर्सेस फ्यूल का डिबेट है। कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप बायो एथेनॉल हो, मतलब आपने एथेनॉल बना ली, बायोडीजल बना लिया, लेकिन वो अभी भी इस टाइम पर भी वो पेट्रोल से तो सस्ते नहीं है ना, डीजल से तो सस्ते नहीं है ना। आप तो मतलब ज़बरदस्ती एथेनॉल और ये मिक्स कर रहे हो, सस्ते तो नहीं हुए। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स भी हैं। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल स्टिल फेस चैलेंजेस लाइक हाई कॉस्ट, लो यील्ड एंड फीड स्टॉक लॉजिस्टिक्स। सेकेंड जनरेशन वाले वो होते हैं, मतलब जो हम मतलब उगाते हैं जनरली, है ना, तो ये वो कह रहे हैं कि इनकी कॉस्ट भी हाई है और इनकी यील्ड भी लो है। अभी बात आती है कि बायोफ्यूल के लिए हमने कुछ करा है। बिल्कुल करा है। हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया था G20 समिट में, जब
हम प्रेसिडेंसी थी हमारे पास, ठीक है। हमने बनाया था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, और इसमें क्या करने की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे इसके लिए एक मार्केट बनाएंगे और ग्लोबल बायोफ्यूल ट्रेड हम शुरू करेंगे, और एक बेसिकली डेवलपिंग अ कॉन्क्रीट पॉलिसी लेसन शेयरिंग। ठीक है, तो लेसन शेयरिंग होगी अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, और टेक्निकल सपोर्ट देंगे एक दूसरे कंट्रीज़ को जो कि बायोफ्यूल अलायंस को ज्वाइन करते हैं। इसी के साथ साथ ये कह रहे हैं राउंड टेबल भी हुई थी ऑन सस्टेनेबल बायोमटेरियल्स। ठीक है, वही होगी हमारे लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद भाई भारत में क्या हो रहा है? भारत में हमने कहा है कि मैंडेटरी एथनॉल ब्लेंडिंग होगी, है ना, E20 बाय 2025, जो कि हो चुका है। इन द सेम वे हमारे पास नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल है, जो कि क्या कहती है, वो ये कहती है कि जो मतलब इंपोर्ट की डिपेंडेंसी है फ्यूल पे उसको कम करना है, एंड इट एम्फेसाइजेस ऑन प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स डिराइव्ड फ्रॉम फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल रेसिड्यू। ठीक है, तो जो रेसिड्यू होता है सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन क्या है, फूड प्रोडक्ट्स, सेकेंड जनरेशन क्या है, रेसिड्यू। एग्री मतलब तुमने पराली जलाओ मत, उसको बायोफ्यूल बना लो। तुमने फॉरेस्ट से लकड़ी काटी, तो जो लकड़ी काट के जो उसके प्लांट्स के जो पत्ते बच गए उसको उसको फेंको मत, उसका उसको बायोफ्यूल बना लो, ऐसे करके। चलिए, यहाँ पे लिखा है द नेचुरल रिसोर्सेज प्ले अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, environmental sustainability and human well-being. The sustainable management of these resources is crucial to ensure their availability for future generation and to mitigate the environmental impact of their extraction and use. चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये वाला क्वेश्चन तो अगले टॉपिक का यहाँ पे डाल दिया, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का अगला टॉपिक यही है। आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर देयर लिमिटेड स्प्रेड। पोटेंशियल कितना है, 300 गीगावाट। गीगावाट कह लो, गीगावाट कह लो, कितना लगा है, 51 गीगावाट। अभी तो देखा, इसीलिए पता है। लिमिटेड स्प्रेड कैसे है, इंडिया का डायग्राम बना दो और बोलो कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु ये डोमिनेट करते हैं, इस तरफ कुछ है नहीं। क्यों है ऐसा? क्योंकि जो ईस्ट है वहाँ पे, एक सेकेंड, हम कुछ जादू करके आते हैं, मतलब हैंड राइटिंग को थोड़ा सा बढ़िया करते हैं। VEI इसमें गए, विंडोज इंक ऑन किया, सेव, अब बढ़िया है। चलिए, तो हमने देखा कि 30 गीगावाट एंड 30 गीगावाट की 300 गीगावाट की पोटेंशियल है, बट 51 गीगावाट ही ये किया है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो स्प्रेड है इट इज़ ओनली इन राजस्थान, राजस्थान, गुजरात, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो इसका रीज़न क्या है? इसका जो पहला रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल है, और ये जो विंड एनर्जी होती है इसमें आपको कैपिटल चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो हमारी वेस्टर्न कोस्ट है इट इज़ लेस ससेप्टेबल टू डिजास्टर्स लाइक साइक्लोन। ठीक है, अम्फान आया था तो सारे पगला गए थे, कैसे आ गया। फिर इसके बाद और क्या रीज़न होगा, हम ये कहेंगे कि पुश फैक्टर पुल फैक्टर भी होता है ना। हम ये कहेंगे कि ईस्ट वाले जो थे ये कोल बेस्ड, मतलब बेसिकली यहाँ पे प्रेफरेंस किसकी है, कोल की है, क्योंकि वाइड अवेलेबिलिटी है ना, वाइड अवेलेबिलिटी है। इसी के साथ साथ लैंड का इशू है। यहाँ पे हमको राजस्थान में बैरन लैंड्स, वेस्ट लैंड मिल जाते हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में हमको प्लेट्यूज मिल जाते हैं, नॉर्थ कर्नाटका पूरा खाली है, तमिलनाडु का नॉर्थ तो पूरा एरिड जोन है। तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि विंड मिल लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ईस्ट में हम देखते हैं लैंड कितना फ्रेगमेंटेड है, आप बिहार का एग्जाम्पल देना, है ना। फिर इसी के साथ साथ हम कहेंगे कि टेक्नोलॉजिकली स्किल्ड लेबर जो है वो भी हमको दिखता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे जो मेजॉरिटी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी इसी बेल्ट में कंसंट्रेटेड हैं, तो इसीलिए हमको यहाँ पे लेबर भी मिल जाती है। इसी के साथ साथ हम ये कहेंगे कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, जिस फाइनेंशियल मतलब हम ये कहेंगे कि यहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ और जो बिजनेस ओरिएंटेशन है ना, वो इनोवेशन को फॉस्टर करती है। और ईस्टर्न इंडिया में हमने क्या देखा है कि कंजर्वेटिज्म है ना, बिजनेस कंजर्वेटिज्म है। ऐसे करके लिख दिया, हो गया तुम्हारा। क्वेश्चन पुल लिख दिए, 8 पॉइंट लिख दिए, काम अपना बन गया। आगे लिखा है डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप। DT लिख लेते हैं। सॉइल, सॉइल में भाई शुगर केन, #1 है महाराष्ट्र, है ना।
कॉटन, जो कि पूरे मतलब पूरे के पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, ऐसे लिख दिया। फिर इसके बाद और देखें तो आयरन और खुदरे मुख की मिलती है। इसी के साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल, इसी के साथ साथ यहाँ पे बसाल्ट है, जो कि हम यूज़ करते हैं इवन इन लेट्स से टाइल्स के फॉर्म में, हम यूज़ करते हैं घर के टेबल काउंटर टॉप जिसको कहते हैं उसमें भी। और इसी के साथ साथ बसाल्ट को अगर फाइनली ग्रेन करके ज़मीन पे फेंके तो ये क्लाइमेट चेंज को भी रोकती है। और क्या है यहाँ पे डेक्कन ट्रैप्स में? प्लेट्यूज है भाई, जो प्लेट्यूज हैं वहाँ पे विंड मिल लगाओ, ऊपर देखा था। इसी के साथ साथ भाई ये ग्रेजिंग लैंड भी बनते हैं, है ना, ग्रेजिंग लैंड है। हाई प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की, यूनिक क्रॉप्स है लाइक टोमेटो, अनियन, है ना, ऐसे करके आप लिख सकते हो। जो कि जो कि बेसिकली यूनिक क्विजीन बनाती है, जो कि अलग अलग यूनिक क्विजीन बनता है, ऐसे करके लिख दिया, काम अपना बन गया कि ये है रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप। और कोई मिनरल है तो हम के लिखेंगे कि गोल्ड। गोल्ड मिलता होगा क्या? गोल्ड मिलता है, कर्नाटका में मिलता है, तो लेकिन वो डेक्कन ट्रैप से दूर हो गया। गोलकोंडा में मिलता है, क्या मिलता है गोलकोंडा में? डायमंड्स मिलते हैं, तो प्रेशियस मेटल्स भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल्स। ये क्वेश्चन आ चुका है और ऊपर भी हमने देखा था। इसके बाद लिखा है कि इंडिया के अंदर, डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ द गोंडवाना लैंड, इट्स माइनिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट मच लेस टू इट्स जीडीपी। कितना कंट्रीब्यूट करती है? 2 to 3% ऑफ द जीडीपी। और ऐसा क्यों है? तो उसके उसके अंदर हम लिखेंगे टेक कहाँ है, ठीक है, टेक्नोलॉजी कहाँ है। फिर इसी के साथ साथ और क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लेबर कहाँ है, जो लेबर है वो भी मूव कर रही है। इसी के साथ साथ हम और क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि बहुत लंबे समय तक जो माइंस थी वो नेशनलाइज्ड थी, तो नेशनलाइज थी, है ना। तो इसीलिए आज भी हमको उसके रेसिड्यूअल रेसिड्यू मतलब रेसिड्यू कहते हैं कि रेसिडरी है ऑफ नेशनलाइजेशन। इसी के साथ साथ हमको ब्यूरोक्रेटिक डिलेज दिखते हैं। इसी के साथ साथ हमको स्ट्राइक्स, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जो है वो भी रोक देती है। स्ट्राइक्स जो होती हैं वो भी रोक देती हैं। फिर इसी के साथ साथ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो माइनिंग की प्रोसेस को स्लो कर देती है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो भी स्लो कर देती है। एनजीटी जो होती है वो भी राइट टू इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाती है, इसकी वजह से डिलेज आ जाते हैं। कितने सारे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो प्रॉपर लिखेंगे, बट अभी तो बस देखते देखते चलो। अकाउंट फॉर प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड बाय गिविंग एग्जांपल। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि मतलब पहले आयरन एंड स्टील देखो यहाँ पे थी टिस्को, अब यहाँ पे खुल रही है। यहाँ पे विश्वेश्वरैया की है और यहाँ पे हम आपको मिल जाएगी, मतलब टिस्को यहाँ पे सही से बना लेते हैं बड़ा करके, है ना। तो पहले यहाँ पे देखो टिस्को खुली है, अब क्या हुआ है, यहाँ पे एम विश्वेश्वरैया की आयरन एंड स्टील ऐसे करके है, यहाँ पे सेलम की स्टील है। फिर उसके बाद यहाँ पे वाइजैक की एक स्टील मतलब आयरन एंड स्टील प्लांट खुले हैं। अब भाई ये सब का जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ से भी आता है ना, ये सब का रॉ मटेरियल यहाँ से आता है, तो ये दूर क्यों हो गए? वाई? पहला रीज़न ये था कि जो स्टेट्स थी, है ना, जो स्टेट्स थी उनको अपनी यूनिक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री चाहिए थी, ताकि वो लोकल सप्लाई को मीट कर सके। सेकंड था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसकी वजह जिसने कि इंडस्ट्रीज़ को पुश कर दिया दूर, और अब जो और थी वो कैसे जाती थी? रेल से जाती थी। फिर और क्या होगा? तीसरा होगा मार्केट, कि मार्केट जो है वो बहुत शिफ्ट हो रहा है, तो कंपनी जो मार्केट के पास में है वो मार्केट को जल्दी इजीली समझ पाती थी और पिवट कर पाती थी। चौथा भाई लेबर, जो लेबर थी वो अर्बन अर्बन एरियाज में रहती थी, तो उनके लिए जो जो लेबर है, जो स्किल्ड लेबर थी, उसको अट्रैक्ट करना आसान था, है ना। जैसे कि लेबर फ्रॉम लेट्स से मैसूर और बैंगलोर, यहाँ से लेबर फ्रॉम चेन्नई और कोई भी बड़ी सिटी का नाम लिख दिया, लेबर फ्रॉम विशाखापट्टनम आके काम कर लेगी। फिर इसी के साथ साथ रॉ मटेरियल तो हमने कहा कि रेल से आ जाता था लेबर,
और फिर इसके बाद हम कहेंगे कि एग्लोमेरेशन इंडस्ट्री, कि मतलब एग्लोमेरेशन होने लग गई इंडस्ट्री की, कि मतलब अब इंडस्ट्रीज वहाँ पे सेटअप हुई जहाँ पे जो प्रोडक्ट बनना है ना, जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनना है ना, कि मतलब लोकेशन जो थी वो रॉ मटेरियल के बेसिस पे नहीं, प्रोडक्ट के बेसिस पर बनी, कि अगर यहाँ पे सुजुकी का पावर प्लांट लगना है तो यहीं पे आयरन पिघल के इसके वो बन जाएंगे, सारे के सारे मोल्ड बन जाएंगे, और इन द सेम वे इसी के आसपास क्या कहते हैं आयरन एंड स्टील के काम भी होने लग जाएंगे, है ना। तो ऐसे करके कि छोटे-छोटे इंडस्ट्री कि सुजुकी की गाड़ी का जो लेदर लगेगा तो वो एक एक दुकान देख लेगी। जो छोटे-छोटे नट्स एंड बोल्ट्स है वो यहाँ से मिल जाएँगे। फिर उसके बाद ये आयरन एंड स्टील प्लांट बड़े-बड़े मोल्ड्स बना देगा। शीशे गाड़ी के यहाँ से आ जाएँगे, टायर यहाँ से आ जाएँगे, है ना? तो ऐसे करके कि एग्लोमेरेशन का भी इफ़ेक्ट रहा कि जो मेन जो जो प्रोडक्शन थी वो उन उन एग्लोमेरेशन एरियाज़ में शिफ्ट हो गई। ऐसे लिख दिया फिर बोलना है बाय-बाय, इतना ही आता था, चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया के पास इमेंस पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पे कह रहे रीजनल वेरिएशन है। तो कितना है अभी फ़िलहाल? 131 गीगावाट। ठीक है, 131 गीगावाट की हमारी अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो लेटेस्ट मैंने देखा था। अब ये कह रहे हैं कि रीजनल वेरिएशन क्यों है, तो ये हम फिर से ऐसे बनाएंगे। कहाँ है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद कर्नाटका, तमिलनाडु। वही सेम रीज़न जो विंड का था। राजस्थान, गुजरात में वेस्टलैंड है, थार का मरुआ स्थल है, और गुजरात जो अपर गुजरात है पूरा। महाराष्ट्र में प्लेट्यू है, उनके ऊपर लग जाएगा। कर्नाटका, नॉर्दर्न कर्नाटका जो है वो लेस डेंसली पॉपुलेटेड है, और तमिलनाडु का जो नॉर्थ है वो पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा एरिड रीजन है, तो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है ना। सेम थिंग यू हैव टू राइट जो हमने ऊपर लिखा। फिर उसके बाद लैंड, लेबर, कैपिटल वो सब लिखना है, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करनी है, कैपिटल के बारे में बात करनी है ना। और फिर लिखना है कि बाकी सारे रीजन्स में कोई साइस्मिकली एक्टिव नॉर्थ ईस्ट था, नॉर्थ ईस्ट में अर्थक्वेक आ जाते हैं इसलिए वहाँ नहीं गए, ईस्ट में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म थी इसलिए नहीं गए, या फिर ईस्ट में आप कहोगे कि जो पॉलिसी थी वो कोल पे थी क्योंकि लोकल सप्लाई अवेलेबल थी, तो इसलिए उन लोगों ने सोलर पे ध्यान ही नहीं दिया। और ऐसे करके आप लिख सकते हो। आगे देखते हैं। इसी के साथ साथ हम ये लिखेंगे कि कॉरपोरेट मतलब बेसिकली जो एफडीआई आई है ना, जो एफडीआईज थे वो प्रेफर करते हैं क्लीन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। तो कंपनीज के पास एक एक इकोनॉमिक मोटिवेशन भी थी टू ट्रांजिशन टूवर्ड सोलर, ऐसे करके लिख दिया है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि जैसे कोई एफडीआई कोई कंपनी बाहर की इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, तो जो उसके जो इन्वेस्टर्स होंगे या उसके शेयर होल्डर होंगे बाहर की कंपनी के, वो उनको प्रमोट करेंगे कि वी आर ब्रिंगिंग इकोनॉमिक क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री लाइक इंडिया। तो धड़ 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 स्टॉक बढ़ता जाएगा, इसलिए भी होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कैन अ स्ट्रैटेजी ऑफ रिसोर्स रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हेल्प इन प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। रीजनल रिसोर्स बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है कि भाई जो लोकली रीजनल रिसोर्सेस हैं आप उससे ही मैन्युफैक्चरिंग करो। फॉर एग्जांपल इससे क्या होगा, मान लीजिए कि ईस्ट इंडिया है तो वो कोल, आयरन, है ना, एंड स्टील, ये बेसिकली यहाँ पे बनने लगेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद साउथ इंडिया में आईटी सर्विसेज, मतलब मैं मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा अगर उसमें ले लूँ। फिर उसके बाद महाराष्ट्र होगा, तो महाराष्ट्र में क्या बन जाएगा, महाराष्ट्र में मान लो फाइनेंशियल सर्विसेज बन जाएगा। फिर गुजरात में होगा, तो गुजरात में मतलब हम मतलब गुजरात में हम कह देंगे कि पल्सेस एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की फूड प्रोसेसिंग हो जाएगी। या फिर हाँ, गुजरात में एल्यूमिनियम मिलता है, तो ऐसे लिख दिया कि एल्यूमिनियम बेस्ड इंडस्ट्रीज, है ना, गुजरात में लग भी रहा है तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के जो बेसिस पे इंडस्ट्री बनती है ऐसा कुछ। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि भाई मतलब दिक्कत ये है ना कि ये जो एरिया है ये कभी भी आईटी सर्विसेज से ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा, और ये बेसिकली एक मोल्ड में एक एरिया को डाल देती है ना। तो ऐसे करके तो इसीलिए इट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। हमको क्या करना चाहिए, हमको बेसिकली फोर्सेस ऑफ द मार्केट है
उनको ही डिक्टेट करने देना चाहिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है। इतना लिख के इसको ख़त्म कर देंगे। इंडिया इज़ टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन आर्टिक रीजन, ये हमने ऑलरेडी ऊपर बहुत ही डीपली किया था। सेम चीज़ यहाँ पे भी आर्टिक सी, ये भी हमने ऊपर कर लिया था। ये जो है ये इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको भी रहने देते हैं। हाउ डिड इंडिया सी इट्स प्लेस इन इकोनॉमिक स्पेस इन द राइजिंग नेचुरल रिसोर्स रिच अफ्रीका? तो ये वाला भी क्वेश्चन हमने ऊपर किया था और इसमें हमने बोला था कि इंडिया एक डेवलपमेंटल पार्टनर की तरह, डेवलपमेंट पार्टनर की तरह ही बिहेव करेगा, अनलाइक चाइनास डेप ट्रैप डिप्लोमेसी या फिर वेस्ट का कलोनियलिज्म, है ना, या फिर फोर्स्ड लेबर थ्रू वॉरलॉर्ड्स। ये सब इंडिया इनके इसमें इंगेज नहीं करेगा। यहाँ पे यहाँ पे लिखा है कि अकाउंट फॉर द चेंज इन स्पेशल पैटर्न ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखो वही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चेंज इन लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल क्यों था, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखनी है। आगे चलते हैं। While with growing scarcity of fossil fuels, atomic energy is gaining more and more significance in India. Discuss the availability of raw material, पहला तो ये। इसी के साथ साथ discuss the availability of raw material required for generation of atomic energy in India and in the world. तो इंडिया एंड इन द वर्ल्ड लिखना है तो ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि भाई स्केर्सिटी क्यों हो रही है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कैसा है, वॉलेटाइल है। फिर इसके बाद आगे चलें तो हमने देखा कि रेड सी में हाउती रेबल्स हैं जो कि एनर्जी सप्लाई को हैम्पर कर सकते हैं। वेनेजुएला जो है उसके ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है। रशिया का जो ऑयल है वो भी क्या है, सैंक्शंस लगे हुए हैं। इसीलिए जो ओपेक मेंबर हैं, ओपेक मेंबर को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो प्रोडक्शन को कम करें ताकि जो प्राइस है वो बढ़ता जाए, जिसकी वजह से ग्लोबल ऑयल में स्केर्सिटी आती है। और इसीलिए कंट्रीज़ लाइक इंडिया वो न्यूक्लियर एनर्जी को पुश दे रही हैं, जो कि अभी सिर्फ 2% है। इन्होंने भी एम्बिशियस टारगेट बना लिया है ऑफ 100 गीगावाट्स, अचीविंग 100 गीगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर बाय 2047। ठीक है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि कहाँ गया, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी में मैं क्या बोलूँगा, यूएसए के पास है, चाइना के पास है, ठीक है, इंडिया के पास जादूगोड़ा माइंस है, ठीक है। फिर इसके बाद C5 कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशिया में जो है ना, C5 कंट्रीज, C5 नेशंस, उनके पास है, रशिया के पास है, और यूरोप में भी अवेलेबल है, प्लस अफ्रीका में अनटैप्ड पोटेंशियल बहुत हाई है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि इंडिया में यूरेनियम जादूगोड़ा, थोरियम केरला, ठीक है, थोरियम कहाँ पे मिल जाएगा, केरला में मिल जाएगा, एंड पोटेंशियल इन अंडमान। ऐसे कर दिया। अब इसके बाद और क्या पूछ रहे हैं, हाँ वर्ल्ड का भी लिख दिया, बस हो गया ख़त्म। चलिए बाकी फिर अंदर अंदर जाके हम और भी लिखते रहेंगे, बट हमने दिखा दिया स्केर्सिटी क्यों हो रही है और भारत के पास कैसे न्यूक्लियर ऑल्टरनेटिव्स हैं। आगे देखते हैं। आई होप भाई अब स्ट्रीम बनना हो, तीसरी बार मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है इट इज़ सेड दैट इंडिया हैज़ सब्सटेंशियल रिजर्व्स ऑफ शेल एंड ऑयल गैस। भाई इसका तो पूरा डायग्राम तुमको दिखाया है ना, विच कैन फीड द नीड ऑफ द कंट्री फॉर क्वार्टर अ सेंचुरी। हाउ एवर टैपिंग रिसोर्सेज डजेंट अपीयर टू बी हाई ऑन एजेंडा। डिस्कस क्रिटिकली द अवेलेबिलिटी एंड इशू। अवेलेबिलिटी का तो डायग्राम दिखा दिया, इशू क्या है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिया क्या चाहिए, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग चाहिए, कर लिया, बढ़िया। दूसरा इशू क्या हो जाएगा, इससे भाई लैंड की सबसिस्टेंस हो जाती है, सब्सिडेंस हो जाती है, तो हम कहेंगे इससे लोकल रिएक्शन भी आ सकता है। इसी के साथ साथ मीथेन मिक्स हो जाएगी, किसके साथ, H2O वाटर के साथ। इसी के साथ साथ हमने और क्या देखा, सिस्मिक एक्टिविटी, मीथेन मिक्सिंग, और इसी के साथ साथ हम ये कहेंगे कि इसकी जो एक्सप्लोरेशन होती है, जो कि GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा, है ना, उसकी एक्सप्लोरेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो हमारे पास एम्पल नहीं है। ऐसे करके लिख दिया। और इसी के साथ साथ हम ये कहेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, प्रॉफिटेबिलिटी जो है इस कॉन्सेप्ट की, बस हमको यूएसए में दिखी है ना, यूएसए में ही इसकी वो हायर लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी दिखी है। और बाकी जगहों पे अभी भी ये जो शेल गैस है, ये मतलब वर्ल्ड इज स्टिल ऑब्जर्विंग कि शेल गैस की तरफ ट्रांजिशन करना है कि नहीं करना है। हाउएवर इंडिया इज स्टिल एक्टिवली परस्यूइंग
एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल गैस इन रीजन्स लाइक कृष्णा गोदावरी बेसन, जहाँ पे इंडिया ने इन पास्ट 2025 उसने 2 वेल्स को इनॉग्रेट करा है। हो गया, खत्म। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, and in the next video we are going to do the water resources and their management.